हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं जेकेट यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें लेक्चर नंबर 6 में हम आ चुके हैं। इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशन, उस पर बात की थी। ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, इसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा बनाया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एज इट इज लाइन आती है सीधी, तो वो कैसे आती हैं, तो इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें, अंत तक जाएं। और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, विद्युत ऋणता को ज्ञात करने की विधियां हैं। अगर आप बात करें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैलकुलेशन मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन। मतलब विद्युत ऋणता को ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनको कौन कौन सी हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। एक या दो नंबर में क्वेश्चन आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। ठीक है, अभी नेट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। यहाँ पे एक मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक होता है जो एमएससी बीएससी बाद एमएससी करते हैं उसके बाद, तो वहां पे एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। आप सोचो, तो बीएससी अगर आप अच्छे से करके जाते हो ना, आई होप कहीं रुकने वाले नहीं हो आप। चलिए, कैलकुलेशन मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया बताऊंगा, जो आपको याद भी हो जाए और एग्जाम और कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए, पहले मेथड की हम बात करते हैं, मुलिकन मेथड। इसको जनरली मिल्कन भी बोल देते हैं। मिलिकन नाम आपने कहीं और भी सुना था क्या? सुना था 11th क्लास में। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना की थी ना, मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मुलिकन तेल बूंद प्रयोग। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। चलिए, मुलिकन मेथड, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने एक मेथड दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का, मैं जिसको दर्शा रहा हूं डेल्टा EN से, या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दर्शा देते हैं अपन ऐसे एक्स से। इसको ज्ञात करने का मेथड यहाँ M लगा देता हूं मैं। M का मतलब एक किसका मेथड है, मुलिकन का मेथड है। ठीक है, काई बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत ऋणता को। इसने क्या कहा कि जो विद्युत ऋणता होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो EA, मतलब आप जानते हैं EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और IP के योग का क्या होती है, आधा होती है। इसने क्या बोला कि जो विद्युत ऋणता जो होती है मुलिकन के अनुसार, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल की योग का क्या होती है, आधा होती है। ठीक है, यहां पर जो EA और जो IP की जो वैल्यूज हैं, EA का मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और आप पढ़ करके आए हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। ठीक है, और IP यहां पर क्या है, आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इनकी जो यहां पर वैल्यू होती है वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, इनकी जो राशि यहां पर रखते हैं वो किस में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। ठीक है, इसी में क्या किया, पॉलिंग ने थोड़ा सा सुधार किया। एक पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसी मेथड में अपना मेथड ऐड कर दिया। उसने क्या कहा कि जो EA है प्लस IP है, ये फॉर्मूले पूछ लेता है डायरेक्ट कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। मुलिकन का फॉर्मूला क्या है, पॉलिंग का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो यही पूछ लेता है। किसके लिए यूज हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन के लिए। किसमें वैल्यूज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कैसे क्या करें। ठीक है, EA प्लस IP इज इक्वल टू 2, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 2.8 से। तो अगर इसको अपन ओवरऑल लिखोगे तो क्या आएगा, EA प्लस IP इज इक्वल टू 5.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 तो था, केवल मुलिकन को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 2.8 से। तो ये किसका आ गया, ये पॉलिंग का पैमाना आ गया भाई। पॉलिंग ने ये फॉर्मूला दिया था। अब अगर मैं देखूं कि रिलेशन बिटवीन XP या काई और काई है, मतलब पॉलिंग में और मुलिकन में क्या रिलेशन आया, तो आप बता सकते हैं कि XP का मतलब पॉलिंग की विद्युत ऋणता निकालने का जो मेथड है, और XM का मतलब मुलिकन की जो विद्युत ऋणता निकालने का मेथड है, बटे 2.8। क्या सही हूं मैं, सही तो हूं? क्यों सही हूं, क्योंकि मुलिकन का ये फॉर्मूला था, इसको किससे मल्टीप्लाई किया इसने, 2.8 से। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, XM लिख सकते हैं। तो XM बटे क्या हो जाएगा, 2.8। ये जो फॉर्मूला है एक बार पूछा हुआ है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, कि मुलिकन में और पॉलिंग के विद्युत ऋणता का जो मेथड है उसमें क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन आप लोग बता सकते हैं। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। लेकिन अगर किलोजूल पर मोल में पूछ ले आपसे तो एक चीज याद रखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.48 किलो जूल पर मोल। पर मोल को कभी कभी इनवर्स में दिखा देते हैं, ऊपर ले आएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। पर मोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, ठीक है। तो अगर इसी राशियों को मैं इन्हीं को एक्स एम को मूलिकन को या एक्स पी को पॉलिंग को मैं किस में दिखाना चाहता हूं, किलो जूल पर मोल में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही ई प्लस आई पी अपॉन मूलिकन का क्या था 2। अब ये तो वैल्यू किसमें, ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, किसके लिए था ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, ठीक है। अब अगर किलोजूल पर मोल में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होते हैं 96.48 किलोजूल पर मोल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 96.48, ठीक है। ऐसे ही P क्या बन जाएगा, EA प्लस IP इजिकल टू क्या था, XP पॉलिंग वाला 5.6 था, अरे दोस्त ये 2.8 से गुणा किया था तो 5.6। अब ये 5.6 जब था तो कौन सी वैल्यू वाली थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। अब किलोजूल में अगर अपन बात करें किलोजूल का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये 96.48 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसका आ जाएगा, पॉलिंग का फॉर्मूला। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनमें जो अपन ने वैल्यूज ली है किसकी, EA और IP की, किसमें है, किलो जूल पर मोल में है। तो ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कि कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है वो भी आप अच्छे से लिखेंगे। इसको भी आप ऐड करेंगे, ये क्या है, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं अगला मेथड बताता हूँ एक और, ये कौन सा हुआ, मूलिकन और पॉलिंग मेथड, ठीक है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारे डिब्बे में इस तरीके से ही आप इसको लिखोगे, ठीक है। अगला बताता हूँ मैं, अगला मेथड आप इसको लिखो, पहले लिखा आपने, ठीक है। एक मेथड और बताता हूँ मैं, अच्छे से लिख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये सारा बीएससी के हिसाब से तो है ही इंपॉर्टेंट, और आगे चल के आप जब प्रतियोगी आप देख रहे हैं ना कोई पेपर, आप जैसे टीचर्स वगैरह के होते हैं फर्स्ट एड वगैरह के, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन देखा करो आप, नीट वगैरह के, तो आपको एज इट इज मिलेंगे, मेरा वादा है जो मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। तो उनको भी देखते चलो, तभी मजा है बीएससी करके, तब निकलो तो कुछ पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, कि केवल बस बीएससी ही की है। बीएससी करना इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सीखना इज सफिशिएंट कंडीशन, यू नो। चलो बात करते हैं। सेकेंड, एक साइंटिस्ट थे ऑलरेड रोसो, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, कुछ बात नहीं। ऑलरेड रोसो मेथड, ये साइंटिस्टों के नाम है। सेकंड, EN को ज्ञात करने का मेथड, आपको एग्जाम में आएगा कि विद्युत ऋणता को ज्ञात करने की विधि या कैलकुलेशन मेथड बताई, तो एक तो मूलिकन में लिख देंगे जो सारे लिखाए मैंने, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं उसमें कि भैया ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर, उनके आधार पर उनके योग का आधा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये है और किलोजूल में ये है। इसी प्रकार इसमें भी आप लिख सकते हैं, ये क्या है, इन्होंने क्या किया, प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर आयोग, आप जानते होंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, नहीं जानते हैं तो यूनिट फर्स्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में परमाणु संरचना का जो लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट या लास्ट आई हो, तो आप उसको जाके देखें। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है, जेड इफेक्ट बताया है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर विद्युत ऋणता ज्ञात करने का एक समीकरण दिया। इस समीकरण जो मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन, उसी पे अभी नेट का एग्जाम हुआ है, कोई आपके आसपास जो एमएससी करके आया हो केमिस्ट्री से, या केमिस्ट्री में आया था एक क्वेश्चन, इसी जो मैं अभी लिखा रहा हूं, क्या
किसी एटम की विद्युत ऋणता निकालनी है, ठीक है, किसके अनुसार? ऑलरेडी ड्रेसो के अनुसार, ठीक है। कोई एटम ए मान लिया मैंने, उसकी मुझे विद्युत ऋणता निकालनी है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक फॉर्मूला है 0.744 प्लस 0.359 बटे आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड जेड इफेक्ट, ये फॉर्मूला है। इसी को बोलते हैं ऑलरेडी-रोसो मेथड। यहाँ जो एक्स ए किसी एटम की विद्युत ऋणता जिसकी निकालनी है, और जेड इफेक्ट क्या है? जिस परमाणु की निकाल रहे हैं उस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश। बताया था मैंने निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं स्लेटर नियम से यूनिट फर्स्ट में। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं हमारे यूनिट फर्स्ट को अच्छे से देखें, फिर से यूनिट पाएँ तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। आई होप। परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश और आर क्या है? उसकी त्रिज्या, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आया था कि ऑलरेडी-रोसो के अनुसार, क्वेश्चन अभी प्रतियोगी परीक्षा नेट का एग्जाम हुआ उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि ऑलरेडी-रोसो के अनुसार जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी परमाणु की, वो जेड इफेक्ट के कैसे होती है? समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, और उसकी त्रिज्या की कैसे होती है? प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, यही क्वेश्चन आया था यहाँ से इस डिब्बे पे ही। सारा बीएससी का ही आता है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने बीएससी तीनों साल अच्छे से पढ़ ली, आई होप आप केमिस्ट्री में कहीं नहीं रुकने वाले हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर अजय अकेडमी में जुड़े रहे तो हमारी कोशिश तो यही अभी स्टार्ट किया है, आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलेंगे कि जो विद्युत ऋणता जो है किसी एटम की, इसका मतलब विद्युत ऋणता ही है, इसको एक्स या काई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। वो जेड इफेक्ट के क्या लग रही है? समानुपाती। जेड इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब नाभिक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण, उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश। और किसी एटम के आर के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में कि ऑलरेडी-रोसो के अनुसार। बीएससी में तो आपको ये लिख देना है और ऐसे भी लिख देना है ये, ठीक है। लेकिन ये आगे चल के भी याद रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ें कॉपी मेरी, जब आप जो कॉपी बना रहे हैं उसको खोना मत, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, देख लेना आप चाहे वाले, ठीक है। तो ये दो मेथड थे, एक तो मुलिकन मेथड, मुलिकन में पॉलिंग का आया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन्होंने डिब्बे में बंद की। यहाँ पे ऑलरेडी-रोसो के अनुसार किसके आधार पे दिया इसने? यही स्टेटमेंट पूछे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पे ये उन्होंने एक समीकरण दी, इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये क्या रिलेशन होता है, मैंने अच्छे से आपको बताया है। इसको लिख लो। फिर एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने? एक फॉर्मूला है, यहाँ तक आपको यहीं तक लिखना है। आपसे पूछे विद्युत ऋणता को कैलकुलेट करने की मेथड बताइए, तो ये मुलिकन में पॉलिंग वाला वो सारी चीजें, और एक ऑलरेडी-रोसो मेथड। एक फॉर्मूला है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आपसे कभी आप भविष्य में एग्जाम दें कोई तो वहां पूछ ले, तो उसको एक डिब्बे में लिख लेना, मैं बताता हूँ। वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञात करने की विधियों में नहीं है, लेकिन वो इसी में ही है। विद्युत ऋणता को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे अपन अगला यूनिट, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो उसमें मैं बता देता हूँ, इसमें नोट डाल के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैलकुलेशन मेथड में नहीं है वो, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे ही उसका जवाब दिया जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन मेथड में नहीं लिखना है, उसको याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं कि यदि बंधित परमाणुओं की, जो भी बंध जिन्होंने बना रखा है, यदि बंधित परमाणुओं की, मुझे ऐसा लगता है यार आप लोग शेयर लाइक नहीं करते ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है ना कमेंट करते हैं। हम इतनी मेहनत वैसे ही कर रहे हैं क्या? कुछ तो ड्यूटी बनती है आपकी, ना तो आप शेयर कर रहे हैं कहीं पे, ना आप लाइक कर रहे हैं ज्यादा, ना कमेंट करते हो। करा करो, मुझे एनर्जी मिलती है उससे, तभी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। यदि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं ज्ञात हो तो संभवन की ऊष्मा
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होती है? कुल मिलाकर जब कोई मॉलिक्यूल अणु बनता है तो परमाणु पास में आते हैं तो आकर्षण लगता है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन की ऊष्मा। संभवन की ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको दर्शाते हैं वैसे डेल्टा एच एफ से। का परिकलन निम्न समीकरण से और जो लोग ऐसे प्रमोट हो गए हैं कोरोना काल में, इतने खुश ना हो, क्योंकि प्रमोट होके क्या लोगे भाई जब तक नॉलेज नहीं है। बीएससी लेके जो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में आ गए हैं, सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो नॉलेज इज वेल्थ। इसीलिए अगर कोई फर्स्ट ईयर को बिना पढ़े सेकंड ईयर में आ गया तो फर्स्ट ईयर की वीडियो भी देखे, सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर में आ गया तो सेकंड ईयर की भी वीडियो देखे, क्योंकि उसको पढ़ना तो है ना। कभी जब आगे चल के एग्जाम देगा प्रतियोगी परीक्षा तो वहां आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कोरोना काल में थे तो आप नहीं पढ़े और पास हो गए। ठीक है, अगला साल भी है, इसीलिए पढ़ो सब चीजों को। भले नहीं हुआ एग्जाम कोई बात नहीं, एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? केवल सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझो आप। अगर आपको आगे फ्यूचर डिसाइड अपना अच्छा करना है, अच्छी कार लेनी है, अच्छी शादी करनी है, तो पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, निम्न समीकरण से किया जा सकता है। क्या है वो मेथड? डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन 23 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस 54.44 एन माइनस 26 एन और ओ। ये मेथड, ओ सॉरी एक सेकेंड, इसका स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्या क्या सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको एक बार, फिर मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। लिखा आपने? ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ एक्स और एक्स बी की बात करूँ तो जो एटम है ऐसे लिखेंगे इसको, बंधित परमाणुओं की, पहले ही बता चुका हूँ, बंधित परमाणुओं की, जैसे दो एटम जोड़ रहे हैं किसी बॉन्ड से, एटम ए एटम बी, बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, उनका अंतर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, माइनस नेगेटिव आ रहा है, किसकी ज़्यादा इसकी कम है, केवल अंतर है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर जो ये एन स्मॉल एन और फिर एन लिख रहा है, ठीक है, और स्मॉल एन और ऑक्सीजन लिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें अपन इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो उस अणु में प्रेजेंट नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आती है, ये ऊष्मा होती है, ये आती है किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, यही आपसे बाय द वे कोई पूछ ले, हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन की ऊष्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, इस मेथड को आप दिमाग में रख सकते हैं। आप किसी में अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम नहीं है तो 0 0 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो एटम है, उनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इनका जो अंतर होगा, इनकी विद्युत ऋणताओं का 4 होती है, इसकी 2.1 अंतर आएगा, उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। कभी भी प्रतियोगी परीक्षा जब आप तैयारी करेंगे तो अपनी कॉपी में इसको जरूर ऐड कर लें। अगर अपन को एग्जाम आएगा तो विद्युत ऋणता के मेथड में आपको केवल मोलिकन, उसमें जो पॉलिंग है और ऑलरेडोसो मेथड वो बताना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, डिब्बे में बंद करा दी हैं। आप भी ब्लैक पेन से नोट डाल के अपने जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स खुद बनाइए। शायद ये चीज़ नोट्सों में ना हो जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें याद आती हैं। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह मैंने देखे हुए हैं, तो इसका मतलब मुझे याद आती है, जरूरी नहीं वो वहाँ पे हो। तो वीडियो इज मोर डोमिनेंट ओवर द नोट्स। केवल नोट्स के लिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका दुर्भाग्य है। नोट्स के लिए मत जुड़िए, पढ़ने के लिए जोड़िए, सीखने के लिए। नोट्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे यार, पास ही तो होना है। अगले साल फिर कोरोना आ गया, फिर पास हो जाएंगे, पर उस पास का करेंगे क्या? उस पास का महत्व तभी है जब हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज वेल्थ, यू नो। समझ रहे ना आप मेरी बात? ठीक है, तो इसी तरीके से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।
और ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी वाले किसी भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी के देखते हैं कि सर ये आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, मैं इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पढ़ा रहा। आप अपना सिलेबस देखें, उसमें देखें आप कौन सा लेक्चर है, कहाँ पे कौन सी यूनिट है, उसको देख लें। ये पक्की बात है कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो यूनिट होगी ना अगले अपन स्टार्ट करेंगे वो होगी फर्स्ट ईयर में ही। अब वो तीसरे चौथे नंबर की हो सकती है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप अपना देख लें सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप देख लें भाई सिलेबस में मेरे टॉपिक है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अब यूनिट 3 है कि 2 है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, पढ़ना ही तो है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि।